लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेवेनिक थ्योरम डिस्कस किया था, है ना। एक और क्वेश्चन देखो इसके अंदर, एक मोर पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन जो शायद आप लोगों को प्रॉब्लम आती हो, तो वो और एक बता देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 112, तो ये टाइप का क्वेश्चन और मुझे समझाना है। उसके बाद एलसीडी में जो भी आपको बताना सब कुछ बता दिया है। उस क्वेश्चन को समझिए, मतलब उस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे।
एक तो हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन किए, अगर आपको ऐसे दिया जाए कि मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वेयर कॉमा टू एक्स कॉमा 4, तो आप कैसे करोगे इसको? कौन मैक्सिमम कहाँ पर कैसे डिसाइड होगा? तो क्या करते थे हम लोग? अगर ऐसा है और मुझे इस वजह बताना है कि कब कौन मैक्सिमम होगा, तो हमारे लिए सबसे इजी प्रोसेस क्या है? ग्राफ। तो हम क्या करते थे? पहले 3 ग्राफ बनाते थे, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक y इक्वल टू 2x और एक y इक्वल टू 4। तो y इक्वल एक्स स्क्वेयर का आपको कैसे हो जाएगा? अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो फिर y इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसे हो जाएगा? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो देख लेते थे अपने। तो एक्स स्क्वेयर कॉमा एक्स स्क्वेयर और 2x कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा? 0 और 2 पे, है ना। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2x, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इक्वल टू 0, एक्स कॉमन निकल जाएगा। तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा? 0,0 पे और 2,4 पे। फिर y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 मतलब कैसी लाइन? y इक्वल टू कांस्टेंट की लाइन कैसे होता है? नहीं, लाइन तो स्ट्रेट ही होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। y इक्वल टू 4 कैसी लाइन होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक बना लेते थे, ग्राफ एक बार बन गया, फिर उसी ग्राफ में सब देख लेते थे कहाँ पर कौन मैक्सिमम है। y इक्वल टू 4 है, यहाँ पर 2,4 है ऑलरेडी, राइट। तो 2,4 के पास ये पॉइंट कौन हो जाएगा? 0,4। फिर इसमें हम लोग एक बार ग्राफ बनाने के बाद चेक कर लेते थे कहाँ पर कौन मैक्सिमम होगा। तो जब 4 के पहले कौन मैक्सिमम होगा? तो दिख रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, उसके बाद कौन मैक्सिमम हो जाएगा? y इक्वल टू 4 खुद, करेक्ट। उसके बाद मैक्सिमम कौन होगा? वापस y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इस वाले पूरे पार्ट में ये वाला, ये जो लाइन है y इक्वल टू 2x, तो कभी भी मैक्सिमम नहीं बना, ये पॉसिबल है। तो ग्राफ ड्रॉ करने का जहाँ पर जो मैक्सिमम होगा वो हम लोग ले सकते हैं। तो जब भी आप लोगों को ऐसा कुछ क्वेश्चन है मैक्सिमम या मिनिमम का, और जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन को आपको एक साथ प्लॉट करना हो, लोग से डिसाइड करना हो कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम, तो ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, चुपचाप ग्राफ बना लेने का। और ऐसे कोई ग्राफ नहीं देंगे कि जो आप बना भी ना पाओ, सिंपल सिंपल से ग्राफ होंगे, उसको बना लिया आपको समझ में आ जाएगा कौन मैक्सिमम और कौन मिनिमम। अब उसमें एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें 2-3 फंक्शन नहीं केवल एक ही फंक्शन में से आपको ढूंढना होगा कौन मैक्सिमम है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 112। अब इसको करने का तरीका एकदम अलग होता है। ये फिर ग्राफ से ही कर सकते हैं, बट आप लोगों के लिए ज्यादा इजी वही पड़ेगा कि आप लोग उसको उसके बिहेवियर से करें। मुझे दिया हुआ है कि f is from 0 to 2 tending to r, f of x equal to x by 2 plus 2 by x, and the function g of x is defined by minimum of f of t, where t is between 0 to x and x is between 0 to 1। x किसके बीच में? 0 to 1 के बीच में, और t जो है वो 0 से लेके x के बीच में, राइट। और यहाँ पर दिया हुआ आपको 3/2 प्लस x, और ये हमें तब कंसीडर करना है व्हेन x इज बिटवीन 1 to। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमम सिंगल फंक्शन में से डिसाइड करना होता है कि भाई ये मैक्सिमम कहाँ बनेगा और ये मिनिमम कहाँ बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई इसको करने का ज्यादा इजी तरीका होता है इसका बिहेवियर जानना। बिहेवियर का मतलब होता है कि ये फंक्शन कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा। किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? उसका डिफरेंशिएशन से, तो हम इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे f of x का, तो क्या आएगा? 1/2 माइनस 2/x², ये हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो x² माइनस 4/2x², इसके दो फैक्टर x माइनस 2n x प्लस 2 डिवाइड बाई 2x²। अब ये जो हमारा डिफरेंशिएशन आया ये कहाँ पर पॉजिटिव होगा और कहाँ पर नेगेटिव होगा, वो x² पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, 2x² पे डिपेंड नहीं करेगा, ये वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। 2 पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, तो डिपेंड किस पे करेगा?
हम नंबर लाइन पे हमेशा बेबी करते समय कौन से नंबर लेते हैं? नंबर लाइन पे जब नंबर रूट्स प्लॉट करते हैं तो कौन से रूट्स लेते हैं जिससे आपकी इनइक्वालिटी को फर्क पड़ता, जिससे आपकी इनइक्वालिटी को फर्क पड़ता। अगर एक्स स्क्वायर से फर्क नहीं पड़ता तो मैं एक्स स्क्वायर लूंगा ही नहीं, तो मैं सिर्फ नंबर लाइन पे कौन सा लूंगा, क्या क्या लूंगा, एक -2 और देन +2। 2 से बड़ी वैल्यू रखा तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस, तो बाजू में माइनस, उसके बाजू में प्लस। अगर यहाँ पर प्लस है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। यहाँ पर माइनस है तो फंक्शन कैसा है, यहाँ पर वापस प्लस है तो फंक्शन कैसा है, पहले जान लेने का। उसके बाद वापस अब आने का इक्वेशन उनको उन्होंने क्या बोला था, उनको मिनिमम चाहिए, उनको मिनिमम चाहिए तब जब x किसके बीच में हो, 0 से लेके 1 के बीच। जब x किसके बीच में हो, 0 से लेके 1 के बीच में। 0 से लेके 1, देखो अच्छी बात यह है कि जो यहाँ पर रेंज दिया हुआ है x का, उस पर्टिकुलर रेंज में इसकी बिहेवियर या उसकी टेंडेंसी एक जैसी है, क्योंकि 0 to 1 तो यहाँ आएगा, है ना, 0 to 1 इसी के बीच में होगा ना, -2 से 2 के बीच में। तो सपोज यहाँ पर कहीं पर 0 है, यहाँ पर कहीं पर 1 है, इस 0 और 1 के बीच में ये वाले पार्ट में आपका फंक्शन का टेंडेंसी कैसा है, डिक्रीज हो रहा है। आपका फंक्शन का टेंडेंसी कैसा है, डिक्रीज हो रहा है। ये आपका x का रेंज है 0 से लेके 1। अब ये t कौन है जो 0 और x के बीच में, इसका क्या मतलब है? बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आते चलिए दो वेरिएबल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है। इसका कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर ये बोला है कि x अगर आप लोगों का 0 से लेके 1 के बीच में है, एक 0 से 1 के बीच में है, पर 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज है ना, तो एक तो कुछ भी हो सकता है। सपोज एक मेरा मान लेते हैं कि 0.75 है, एक 0 और 1 के बीच में कोई फिक्स वैल्यू ले लेते हैं 0.75। तो आपका t किसके बीच में, क्योंकि आपको मिनिमम f ऑफ t चाहिए, तो t किसके बीच में, 0 से लेके 0.75 के बीच में। अब 0 से लेके 0.75 के बीच में इसका फंक्शन कैसा था, डिक्रीजिंग था। तो अब x आप मान लो कि 0.75 जो है यहाँ पर आपका x, यहाँ पर 0.75 है, तो 0 से लेके 0.75 के बीच में आपको मिनिमम कहाँ मिलेगा अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है? तो फंक्शन डिक्रीजिंग है तो कहाँ पर मिनिमम मिलेगा, 0.75 में। क्योंकि डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप लोग डोमेन को इंक्रीज करोगे वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, तो आपको मिनिमम कहाँ मिलेगा, 0.75 है। तो याद रखिएगा आपको 0.75 में मिनिमम, ठीक है। वही है किसी मैंने 0.75 लिया, आप जैसे किसी ने 0.65 लिया, ये 0.65 है, तो मिनिमम कहाँ मिलेगा, तो 0.65 पे मिनिमम। किसी ने इसी वैल्यू को 0.5 लिया, ये 0.5 है, तो मिनिमम कहाँ मिलेगा। इस समझ के आपको मिनिमम एग्जैक्टली उस पॉइंट पर मिलेगा जहां पर आप लोग x को रोक देते हो। जो एक आप डिसाइड कर तो वही मिनिमम वैल्यू होगी ना। तो क्या मिनिमम वैल्यू फिक्स है या चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। चेंज हो रही है वो किस पे डिपेंड करता है, x पे। यहाँ पर x 0.75 है तो f ऑफ x आपका मिनिमम हुआ। जब x को 0.65 है तो वापस f ऑफ x मिनिमम हुआ, 0.5 है तो वापस आपका f ऑफ x मिनिमम हुआ। इस तरह की यहाँ पर मिनिमम वैल्यू फिक्स नहीं है। आप जहाँ पर x को रोकोगे जो आप x डिसाइड कर दो वो आपका मिनिमम वैल्यू होगा। इट मीन जब ये g ऑफ x आप लोगों का मिनिमम ऑफ f ऑफ t था, वो मिनिमम ऑफ f ऑफ t हो गया। मेरा f ऑफ x खुद कौन है, x/2 + 2y। ये मेरा फंक्शन बन गया 0 से लेकर 1 के बीच, और 1 से 2 के लिए मेरा फंक्शन अलग से दिया हुआ है। तो पूरे 0 से लेकर 1 में फंक्शन डिक्रीजिंग होने की वजह से जहां पर आप x को खत्म करोगे, जो आप x डिसाइड करोगे वही आप लोगों का मिनिमम होगा। तो ये राइट। अगर ये मिनिमम अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आए, ये मिनिमम की जगह पर अगर मैक्सिमम होता तो यहाँ पर क्या होता, क्या होता, 0 f ऑफ 0 क्या होता, f ऑफ 0। क्यों, अगर आप 0.75 पे रोकते और अगर आप लोगों को मैक्सिमम चाहिए होता, फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम कहाँ देता, 0 पे देता। अगर 0.65 पे रोकते, अगर 0.65 पे रोकते तो मैक्सिमम कहाँ देता। तो आप कहीं पर भी x को रोक लो, आपका मैक्सिमम तो फिक्स नहीं हो गया f ऑफ 0, तो वो एक x पे डिपेंड नहीं करेगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा जो भी f ऑफ 0 का आंसर आ रहा हो। समझ आ रहा है।
ये वाला पार्ट इजी था, इजी इसलिए था बिकॉज जो उन्होंने रेंज दिया था उस पर्टिकुलर रेंज में इसकी टेंडेंसी एक जैसी ही थी, पूरे में और डिक्रीज हो रहा था। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कहाँ आएगा या थोड़ा बहुत सोचना कहाँ पड़ेगा, जहां पर ऐसी रेंज दिया है जैसा अगर ये 0 से 1 की जगह पर, अगर ये यही क्वेश्चन में ये रेंज में चेंज कर रहा हूँ, ये 0 से 1 की जगह पर ये रेंज दिया हुआ है मुझे, मान लो कि -3 से 1, अब ऐसा दिया हुआ है। अब समझते हैं वापस ऐसा, पहले 0 से 1 समझ आ गया था। अब जब आप लोगों को -3 से 1 के बीच में दिया हुआ है तो अब कैसे होगा, यहाँ पर मैं वापस नंबर लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पर -2, यहाँ पर +2, 2 से आगे प्लस था, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, मतलब यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग था, यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग। और आप लोगों को एक किसके बीच में लेने को बताया, -3 से चालू करना, कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। -3 से चालू करके कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। तो -3 से चालू करना है, यहाँ पर कहीं पर आपके पास -3 है और यहाँ पर कहीं पर आपके पास 1 है। x इसके बीच में, x इसके बीच में कहीं पर भी हो सकता है, और x जहां पर भी होगा t उसके बीच, t उससे छोटा है, 0 से लेके किसके बीच में, x के बीच में। t को मैं फिर -2 से x ले लेगा, -3 से। तो अब मुझे बताओ क्या फर्क पड़ेगा। अब जब हम इस फंक्शन को देखेंगे तो एक -3 से 1 के बीच में, एक जब -3 से 1 के बीच में, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि भाई टेंडेंसी अलग अलग है। टेंडेंसी अलग अलग कैसे, -3 और -2 के बीच में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। कैसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा, एक पार्ट में डिवाइड करूंगा एक्सिस बिटवीन -3 टू -2, और एक में डिवाइड करूंगा -2 से लेके 1। क्यों मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, -3 से -2 और -2 से 1, क्या रीजन है इसका, क्योंकि टेंडेंसी अलग अलग है। -3 से -2 के बीच में फंक्शन कैसा हो रहा है, इंक्रीज, और x कौन है, x कौन है, x -3 और -2 के बीच में कुछ भी है। x में भी -2.5 हो सकता है, x में भी -2.4 हो सकता है, x में भी -2.1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आपको चाहिए क्या है, मिनिमम। हमें क्या दिया था, मिनिमम। पहले भी मिनिमम ही दिया था, नहीं पहले मैक्सिमम दिया था, तो मिनिमम लिखा 0 से लेके 1 में, ठीक है, मिनिमम लिखा है। अब -3 और -2 के बीच में आपका मिनिमम वैल्यू कौन होगा, अगर फंक्शन वहां पर इंक्रीजिंग होगा। -3 मैं x को कहीं पर भी रोकूं, यहाँ रोको, यहाँ रोको, यहाँ रोको, यहाँ रोको, क्या मेरी मिनिमम वैल्यू चेंज होगा या फिक्स है, फिक्स है। क्या है फिक्स, एक बार यहाँ पर फिर मैं f-3 ले लूंगा। अब -2 और 1 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो मिनिमम कहाँ देगा, जहां पर फंक्शन -2 से लेके 1 के बीच में अगर फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है, तो अगर x अगर यहाँ पर है तो आपका मिनिमम कहाँ है, जहाँ पर x है। अगर x यहाँ है तो वो मिनिमम है, अगर x यहाँ है तो वो मिनिमम है, x यहाँ है तो वो मिनिमम है। तो वो फिक्स है या चेंज हो रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो -2 से लेकर 1 के बीच में कौन मिनिमम होगा, तो फिर उसमें भी वापस 2 पार्ट करते हैं। आए तो ओके। अब वो 112 वाला क्वेश्चन में वापस आ जाओ। ये एक बार फंक्शन बन गया, फंक्शन बनने के बाद हमें क्या करना था, एक बार फंक्शन बन गया तो कभी भी किसी को गलत नहीं होता। फिर आपको क्या करना था, तो कंटिन्यूटी चेक करना या तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। कहाँ पर चेक करोगे, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, कौन सी वैल्यू पे, कहाँ पर ब्रेक हुआ है, तो चेक भी कहाँ करेंगे, 1 पे। अगर 1 अगर यहाँ पर रखा हमने तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/2 + 2, तो कितना आ गया 5/2, और 5/2 + 2 क्या हो गया 5/2। अगर यहाँ पर रखा तो 3/2 + 1, तो RHL = LHL = f(, तीनों से मार है, तो कंटिन्यूस तो है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, तो उसके लिए क्या कर लेंगे, दोनों का अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन x/2 का 2/x का -2/x
एक्स स्क्वायर 2 बाई एक्स क्या हो जाएगा माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर 3/2 प्लस एक्स का 1 3/2 का 0 और एक्स का 1 किसके लिए चेक हो रहा है डिफरेंशिएबिलिटी 1 के लिए तो 1 इसमें पुट कर लूंगा 1 अगर इसमें रखा तो 1/2 माइनस 2 व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1/2 माइनस 2 तो माइनस 3/2 आ रहा है आपका LHD और आपका RHD कितना आ रहा है 1 आ रहा है तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD therefore function is not differentiable at x equal to 1 पे कंटीन्यूअस होगा पर 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा इसका फिर जो भी ऑप्शन मैच हो रहा होगा is continuous but not differentiable at x equal to 1 so first option ही आ गया क्वेश्चन नंबर 90 और एक बार क्वेश्चन आपको समझा दूं 90 देखो 90 में क्या दिया हुआ है f of x नहीं है तो वापस पूछ लेना क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मैक्सिमम बच्चों से ये सारे क्वेश्चन नहीं बनते ये पर्टिकुलर टाइप के ग्राफ तो फिर भी बना लेते हैं बच्चे ग्राफ तो फिर भी बना लेते हैं इस तरह के जब सिंगल फंक्शन में से जब ढूंढना होगा तो आपको मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम बच्चों को प्रोडक्ट रहती है इससे नहीं है तो समझ को बताना क्या दिया मैक्सिमम ऑफ t क्यूब माइनस 3t x इज लेस देन इक्वल टू 2 t इज लेस देन इक्वल टू x फिर दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 x की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में फिर दिया हुआ है gif ऑफ x माइनस और उसमें एक चीज में कर रहा हूँ -3 को बाहर निकाल दे रहा हूँ निकाल सकता हूँ ऐसा मैंने gif में से -3 बाहर निकाल दिया कर सकते हैं कब कर सकते हैं जब वो इंटीजर हो तो -3 इंटीजर पर उसको बाहर निकाल दें ये क्वेश्चन है और आपको वही पता करना है कि फंक्शन कितने पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा तो बात की बात है पहले तो फंक्शन बन जाए उसके बाद वो सब तो बातें चालू होगा ठीक है मैक्सिमम ढूंढना है किसका मैक्सिमम ढूंढना है t क्यूब माइनस 3t का मैक्सिमम ढूंढना है रेंज क्या है x इज लेस देन इक्वल टू 2 अच्छा लेस देन इक्वल टू 2 है जाना कहाँ तक है
2 से छोटी वैल्यू पे रुक जाना है। नहीं देखोगे आप, अगर उसके अंदर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको a और i दो वैल्यू फाइंड करने को बोला है। और i क्या है, i क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -2 से 2 तक। इसका मीनिंग है कि उनको -2 से चालू करवाना था, 2 तक जाना। एक लेस देन इक्वल टू 2 है, बट कहाँ तक जाना है, -2 तक जाना है। ओके, अब यहाँ पर वापस जैसे मैंने बताया कि एक ही फंक्शन में से अगर आपको ढूंढना है कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम, तो आपको क्या करना है, फंक्शन का बिहेवियर पहले पता करो। फंक्शन कौन है, x³ - 3t। एक्चुअल फंक्शन x³ - 3x होगा, उन्होंने मैक्सिमम f ऑफ t है, f ऑफ t को उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया t³ - 3t। फंक्शन कौन है आपका, x³ - 3x। अब इसका बिहेवियर जानना होगा तो डिफरेंशिएट करोगे, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² का डिफरेंशिएशन 3 क्या कॉमन, 3 क्या रहेगा अंदर, x² - 1 उसके दो फैक्टर x - 1 है, x + 1 फिर क्या करेंगे, नंबर लाइन पे लेंगे। नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर, एक -1 और एक +1, -1 और +1। 1 से बड़ी वैल्यू पर आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। यहाँ पर नेगेटिव तो यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग। यहाँ पर वापस पॉजिटिव तो यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग। ये बिहेवियर जान लिया, ठीक है। अब जाना कहाँ तक है, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से, एक लेस देन इक्वल टू 2, आपको 2 तक जाना है और इस तरफ -2 तक। ओके, अब हमें -2 से चालू करके 2 तक जाना था, उसके बीच में तो 3 जगह पर बिहेवियर चेंज करना है। सबसे पहले जब मैं -2 से -1 के बीच में लूंगा, जब मैं -2 से लेके -1 के बीच में लूंगा, तो -2 से -1 के बीच में, -2 से -1 के बीच में क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। -2 और -1 के बीच में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब डोमेन इंक्रीज करोगे तो रेंज भी इंक्रीज होगा। और आपको क्या चाहिए, तो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा मैक्सिमम, कहाँ पर, भाई अगर यहाँ पर फंक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, -1 पे मैक्सिमम मिलेगा आपका। अब देखो वापस समझो, x लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो x किसके बीच में, -2 से +2 के बीच में। अब ये -2 से 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है, -2 और 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने x को अगर -1.5 लिया, मैंने फिक्स कर दिया x मेरा -1.5 है, तो मुझे मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, -1.5 है। मैं -1 तक जाएंगे तो मुझे -1 पे कैसे मिलेगा, जाना भी तो सही है -1 तक। एक अगर मैंने -1.7 ले लिया तो मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा मैक्सिमम, -1.7 पे मिलेगा। तो क्या आपकी मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है या चेंज हो रही है, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। जहाँ x हटेगा, जहाँ पर x फिक्स करोगे वो आप लोग का मैक्सिमम है। इसका मतलब कि -2 से -1 के बीच में मैक्सिमम कौन है, f है। -2 से -1 के बीच में मैक्सिमम कौन है, f। अब नेक्स्ट पार्ट होगा -1 से 1, एक जब -1 से 1 के बीच में हुआ तो मैक्सिमम कौन, तो फिर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो मैक्सिमम कौन, तो क्या हुआ, x पे डिपेंड करेगा। x को मैंने यहाँ रोका, यहाँ रोका, यहाँ रोका, कहीं पर भी रोका, उसकी मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है। क्या होगा फिक्स वैल्यू, तो यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट। अब मैं पहुंच गया 1 पे, 1 से लेके 2 तक जाऊंगा। जब मैं 1 से लेके 2 तक जाऊंगा, जब मैं 1 से लेके 2 तक जाऊंगा तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू को, क्योंकि फंक्शन कैसा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो अगर मेरा x यहाँ होगा तो मेरा मैक्सिमम कौन, जहाँ पर रोका होगा। फिर यहाँ पर x होगा तो वो मैक्सिमम, यहाँ पर x होगा तो वो मैक्सिमम, मतलब जहाँ पर आपका x खत्म होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा।
क्योंकि फंक्शन वहां पर इंक्रीज हो रहा है। तो वापस यहाँ पर मैक्सिमम कौन, एफ ऑफ एक्स, तो मैक्सिमम कौन हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो कौन इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा अपने को, और इसमें इंक्लूड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर x को अगर 1 पे ही रोका होता तो मैक्सिमम कौन हो जाता है, 1 ही मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर कैसा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, अगर नहीं, सॉरी 1 को यहाँ पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा था। फंक्शन अगर डिक्रीज हो रहा था, आपकी मिनिमम वैल्यू कौन थी, एफ ऑफ -1, तो फिक्स हो गया था। और 1 और 2 के बीच में आपका मैक्सिमम कहाँ पर है, मैक्सिमम कहाँ पर है, x पे मैक्सिमम में कोई फर्क नहीं पड़ता किसी लोगों को, क्योंकि 1 कभी भी किसका मैक्सिमम बन ही नहीं रहा, ना इसमें बन रहा है ना इसमें बन रहा है, तो कहीं पर भी रखोगे। और ठीक है, 1 से लेके 2 हो गया, फिर 2 से 3 के लिए तो अलग से फंक्शन दिया ही हुआ था मुझे। 2 से लेके 3 के लिए फंक्शन कौन है, x² + 2x - 6, x² + 2x - 6। उसके बाद 3 से लेके 5 में GIF आ गया। GIF का एग्जिस्टेंस कहाँ होता है, हर कंट्रीब्यूटिव इंटीजर में, इसको वापस 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, क्योंकि 3 to 5 में इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कैसे डिवाइड करोगे, पहला x किसके बीच में, 3 to 4 के बीच में, दूसरा x किसके बीच में, 4 to 5 के बीच में, और तीसरा x किसके बीच में, इक्वल टू 5, क्योंकि 5 को इसमें आप इंक्लूड नहीं कर सकते ना, इसलिए x = 5 के लिए अलग फंक्शन बनेगा। फिर लास्ट वाला x ग्रेटर देन, लास्ट वाला क्या होगा, x ग्रेटर देन। अब x जब आप 3 से 4 के बीच में लोगे तो उसका GIF 3 + 6 9, x अगर 4 to 5 के बीच में होगा तो उसका GIF तो 6 + 4 10, x अगर 5 होगा तो उसका GIF 5 + 6 11, अगर x ग्रेटर देन 5 तो दिया क्या है, 2x + 1। आपका फंक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में ब्रेक हो रहा है। चेक कहाँ करना है, -1 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे। पहले -1 पे चेक करते हैं। अच्छा, -1 पे f ऑफ x कौन है, f ऑफ x कौन है, x³ - 3x, तो f ऑफ x आपका x³ - 3x है। तो पहले फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर x³ - 3x। ये समझ में आया कब f ऑफ x ले रहे हैं, कब फिक्स कर रहे हैं, वो सब कैसे डिसाइड करते हो, कैसे डिसाइड करेंगे हम, उसके टेंडेंसी देख के कहाँ इंक्रीज होता है, कहाँ पर, उसके हिसाब से। यहाँ पर हुआ x³ - 3x, यहाँ पर हुआ x³ - 3x, और f ऑफ -1 की वैल्यू, f ऑफ -1 की वैल्यू अगर x को -1 रख दिया तो -1 का क्यूब, -1 यहाँ पर माइनस रखा तो माइनस +3 3 - 1 2, तो ये तो फिक्स हो गया। अब -1 से देखना चालू करते हैं। -1 अगर आप चेक करोगे तो लेस देन -1 में इसमें रखोगे तो -1 + 3 2 ही आंसर आएगा। यहाँ पर -1 रखा तो आंसर 2 आ रहा है, तो आपका RHL LHL RHL इक्वल टू -1 सब सेम ही आ रहा है, तो -1 पे तो फंक्शन कंटीन्यूअस आ गया। अगर फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया तो जरूरी थोड़ी इसको डिफरेंशिएबल, तो मुझे अगर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी जाननी तो इसका डिफरेंशिएट कर लूंगा। इसका डिफरेंशिएशन 3x² - 3 2 का डिफरेंशिएशन 0। अगर मैंने इसमें x को अगर -1 रखा तो -1 का स्क्वायर 1 3 - 3 0, और ये भी 0 है, मतलब LHD इक्वल टू, तो -1 पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। 1 से छोटी वैल्यू का आंसर कितना आ रहा है, 2, तो आपका LHL 2 है। RHL 1 को अगर यहाँ रखा 1 - 3 -2, तो -2 मतलब 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस, जब 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। 2 पे आ जाते हैं, 2 की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। 2 का क्यूब 8 8 - 6 2, अगर 2 यहाँ रखा तो 4 + 4 8 8 - 6 2, तो आपका LHL इक्वल टू
आर एच एल आ रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूस तो है पर डिफरेंशियल है कि नहीं वो नहीं पता, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3 इसका डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर प्लस 2 इसका 2 रख के चेक कर लेते हैं। 2 रखूंगा 2x प्लस 2 रखोगे देखिए 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 12 माइनस 3 और 2 रखा तो 6 आ रहा है तो आर एच बी इज नॉट इक्वल टू, तो 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। 3 क्या रहता है 3 से छोटी वैल्यू 9 प्लस 6 और 6 कैंसिल तो 9 आ रहा है और यहाँ पर भी 9 आ रहा है, कंटिन्यूस तो है। डिफरेंशियल है क्या तो 9 का डिफरेंशिएशन 0 और 3 जब यहाँ रखा था हमने तो आंसर कितना आ रहा था 8 आ रहा था और यहाँ पर 0 आ रहा था। आर एच इज नॉट इक्वल टू, तो वहाँ पर 3 पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। 4 पे तो कंटिन्यूस ही नहीं है, 5 पे भी कंटिन्यूस ही नहीं है, तो 4 और 5 पे जब कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो कितने पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है 5। कितने पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 5। और एम को उन्होंने बोले नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो चलो अच्छी बात ये है कि इसके अंदर 5 और एक ही ऑप्शन है सी वाला, तो अगर मैं आई नहीं भी ढूंढता हूँ तो मेरा सी आंसर हो जाएगा, राइट। पर अगर आई ढूंढना होता तो बस 5 के 2 आंसर होते, तो उसका मतलब क्या आपको इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक -2 से 2 तक, बट -2 से 2 में आपका फंक्शन सेम नहीं है, तो आप क्या करोगे -2 से -1 का इसका इंटीग्रेशन करोगे और -1 से 1 में आप इसका इंटीग्रेशन करोगे और 1 से 2 में आप वापस इसका इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन करके वो जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वगैरह रखना होता है रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? इस क्वेश्चन की आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, मुझे बताओ कितने पॉइंट पर ये फंक्शन आपको फंक्शन बनाना कैसे है मैंने दिखाया। क्या बनाओगे फंक्शन बना लो फिर मुझे भी बताओ। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, कौन सी रेंज है वो सब दिया हुआ है।
बनाओ किसी का, तो नहीं बना तो कि मैंने जो 2 प्रश्न बताया उसमें समझ कुछ नहीं है आपको। हाँ बोल तो दिया। तो सबसे पहले क्या किया आप लोगों ने? और फिर तो फिक्स किया भाई क्या करना है, डिफरेंशिएट करके बिहेवियर जानना है। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24। 4 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? x³ माइनस 6x²
प्लस 11x माइनस 6, इसके तीन फैक्टर। पहला फैक्टर तो x माइनस 1 ही है क्योंकि सारे कोएफिशिएंट एडिशन 0 हो रहा है। तो एक फैक्टर पता तो बाकी के फैक्टर पता करने के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं? सिंथेटिक मेथड। ध्यान है ना सिंथेटिक मेथड क्या करते तो सिंथेटिक मेथड में सारे कोएफिशिएंट को सिंथेटिक ऑर्डर में लिख लेते थे। x⁴ काफी लोगों के सफल देख के लग रहा है कि पहली बार सुन रहे सिंथेटिक मेथड में बहुत लोग बताए हुए x³ का कोएफिशिएंट 1, x² का कोएफिशिएंट -6, फिर x का कोएफिशिएंट 11, उसके बाद कांस्टेंट -6 और लिखना हमें सबका कोएफिशिएंट। अगर बीच में अगर x नहीं होता तो मतलब ये कम ही नहीं होता तो मैं x का कोएफिशिएंट क्या लिखता 0 लिखता मैं सबका। तो एक फैक्टर मुझे पता होना चाहिए, वो फैक्टर कौन है x = 1। फिर फर्स्ट नंबर के नीचे फर्स्ट कोएफिशिएंट के नीचे ऑलवेज 0 फिर ऐड करते थे, फिर जो आंसर आता था उसको इसके साथ रूट के साथ मल्टीप्लाई करते थे, फिर वापस ऐड किया तो -5, फिर वापस वही प्रोसीजर फॉलो करते थे, वापस मल्टीप्लाई किया 11 - 5 6 है, 6 × 1 6 हुआ। लास्ट में अगर 0 नहीं आया तो कुछ मिस्टेक है, क्यों? बिकॉज ये सर रिमाइंडर है। अगर इसका एक फैक्टर x - 1 है तो इसका x - 1 इसको डिवाइड करता हो तो लास्ट में रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, इसलिए लास्ट में कंफर्म 0 आएगा। पर ये डिवीजन ही है बेसिकली, जो लॉन्ग डिवीजन करते हो ना आप लोग x³ - 6x² + 11x - 6 को जब आप x - 1 से डिवाइड करते हो उसका बस सिंथेटिक मेथड शॉर्टकट है और कुछ नहीं। अगर नहीं आता हो तो आप नॉर्मल डिवीजन से कर लोगे तो भी आ जाएगा। ये जो 1 था किसका कोएफिशिएंट था x³ का, उससे जब मैं एक रूट ऑलरेडी बाहर निकाल एक फैक्टर बाहर निकाल चुका हूं तो अब ये जो 1 बचा होगा किसका कोएफिशिएंट होगा x² का, तो x² - 5x + 6 ये मेरा दूसरा फैक्टर हो गया। अब जैसे ये क्वाड्रिक आ गया फिर तो हमें पता है कि इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो ये हो गया x - 1 x - 2n x - 3। फिर यहाँ तक तो किया होगा आप लोगों ने, तो फैक्टर्स आएंगे तो वेविकर मेथड यूज करोगे ना। फिर वेविकर मेथड में कौन से 3 नंबर 1 2 3 3 से बड़ी वैल्यू पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर यहाँ पर पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, करेक्ट, यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसमें और मैंने जो बाकी दो क्वेश्चन करे उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, बाकी जो दोनों है मैंने उसमें कैसा था कि जो आपका t जो था वो x से छोटा है, x से छोटा है, पर यहाँ पर किससे बड़ा है तो भाई माइनस कुछ जो उसकी मिनिमम लिमिट था, है ना। इसके पहले का जो क्वेश्चन तो उसमें t कोई 0 से चालू हो रहा था x तक जा रहा था, इसमें बस फर्क ये है दोनों तरफ वेरिएबल है, तो कोई भी तरफ फिक्स नहीं है, ना लेफ्ट हैंड साइड फिक्स है ना राइट हैंड साइड फिक्स है। तो फिर इसमें क्या करें आगे, t किसके बीच में x से लेके x + 1 के बीच में, आपका x किससे छोटा है -1 किसके बीच में -1 से 1 के बीच में। x जब मेरा -1 से लेके 1 के बीच में है तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, कैसे डिसाइड करूंगा कौन मिनिमम होगा। और -1 से लेके 1 के बीच में अगर देखा जाए तो टेंडेंसी एक ही तो है, अगर मैं -1 से चालू करूं, यहाँ पर -1 से चालू करूं, ये मेरा -1 है, तो -1 से लेके 1 के बीच में फंक्शन कैसा है डिक्रीजिंग ही तो है, -1 और 1 के बीच में फंक्शन कैसा है डिक्रीजिंग, राइट। तो टेंडेंसी एक ही है, बस वही है कि आप लोग का t किसके बीच में x से लेके x + 1 के बीच में, तो अगर उसमें अगर x अगर -1 से 1 के बीच में तो x की वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। सपोज वो 1 हुआ, अगर वो 1 हुआ तो आप 1 से 2 के बीच में आ जाओ, तो फिर आप इस रेंज में आ जाओ। वही x अगर मैंने -1 लिया तो -1 से 0 के बीच में, तो फिर आप यहाँ होंगे। आपने x को 1.5 ले लिया, तो आपने अगर x को अगर 0.5 लिया तो 0.5 से लेके
1.5 के बीच, मतलब 0.5 से 1.5 के बीच। तो इसका क्या मतलब हो रहा है भाई, इसमें दिखने में वो एक ही पार्ट है पर वो एक पार्ट है नहीं, वो 3 पार्ट है। वो कैसे 3 पार्ट है भाई? अगर आप सोचो कि ये टी एक्स से लेके अगर x+1 के बीच में, मैं आपका काम इजी कर देता हूं। आप क्या करें, जो केस है ना दोनों तरफ वेरिएबल हो तो आप केस बना लो। पहला केस आपका x से लेके x+1, आप लोगों का x किससे छोटा दिया हुआ है? 1 से छोटा दिया हुआ है। x किससे छोटा है आप लोगों का? 1 से छोटा है। तो अगर x अगर 1 से छोटा है, अब ऐसा हो गया ना, t बिलोंग्स टू x2 x+1। t किसके बीच में है? x से लेके x+1 के बीच में, राइट? t अगर x से लेके x+1 के बीच में, और मेरी टेंडेंसी कहाँ चेंज हो रही है? टेंडेंसी वैसे तो 1, 2 और 3 पे चेंज हो रही है, 3 वैल्यू पे चेंज हो रही है, पर 2 और 3 मेरे कोई काम का नहीं है ना। इसलिए काम का नहीं है क्योंकि अगर मैं x को अगर 1 भी रख दूं तो भी ये मैक्सिमम तो 1+1 2 तक ही जाएगा ना, आगे तो जा ही नहीं रहा है। इसलिए मैक्सिमम लिमिट कितनी है t की? कहां तक पहुंचेगा? t 2 तक ही पहुंचेगा। इसलिए आपको आगे का काम का नहीं है। तो इसके बीच में टेंडेंसी कहाँ चेंज हो रही है? 1 पे चेंज हो रही है ना। इसके बीच में सिर्फ टेंडेंसी -1 से लेके 2 के बीच में टेंडेंसी कहाँ चेंज हो रही है? 1 पे चेंज हो रही है। तो आपको 1 के रिस्पेक्ट में देखना है। आप क्या करोगे, x से लेके x+1 है, t बिलोंग्स टू x to x+1, तो आप ये कर लो कि x से लेके x+1 दोनों जो है ना वो 1 से छोटे हैं। ये पूरा जो रेंज जो किससे छोटा है? 1 से छोटा है। वो 1 से छोटा का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मेरे पास 1 है, मैं मुझे 1 पे मेरी टेंडेंसी चेंज हो रही है, तो मैं अभी ये कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरा x से लेके x+1 इसके बीच में ही है। इसके बीच में मतलब 1 से छोटा है। ये क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज आपके पास, आपको ये समझ में आए कि t की मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जा रहा है? x की नहीं, क्योंकि आपको x के लिए बात ही नहीं करनी, आपको मिनिमम ऑफ f ऑफ t चाहिए। उस फंक्शन के लिए t वेरिएबल है, और वो t की रेंज क्या है? x से लेके x+1 है। आपको आगे जो 2 क्वेश्चन मैंने किया उसमें केसेस नहीं बनाने पड़े थे। केसेस इसलिए नहीं बनाने पड़े थे क्योंकि उसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही साइड था, दूसरी साइड वेरिएबल था नहीं, दूसरी साइड का फिक्स लिमिट था। पर यहाँ पर आपको दोनों साइड वेरिएबल है, तो आप इसीलिए केस बना रहे हो। वो भी केस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। मतलब मुझे अगर करना हो तो मैं केस बेस नहीं बना, तो मुझे समझ मारे कि कब कौन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, पर आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं केस बना रहा हूँ। आप इनके हिसाब से मैक्सिमम 2 तक ही जा सकते थे, राइट? और मिनिमम कहाँ तक जा सकते थे? अगर एक को अगर मैं मिनिमम लेता तो -1 तक ही जाते ना, है ना? और मैक्सिमम लूंगा तो कहाँ तक जाऊंगा? 2 तक जाऊंगा। तो मैक्सिमम 2 तक जा सकते हो। तो मैं सिर्फ इस रेंज की बात करूंगा, -1 से लेके 2 के बीच। मैं सिर्फ कहाँ तक बात करने वाला हूँ? यहाँ पर कहीं पर मेरे पास -1 है, यहाँ पर कहीं पर मेरे पास 2 है, और 1 पे कहीं पर उसकी टेंडेंसी बदलती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब क्या करूंगा, ये आप लोगों का 1 है। अब मैंने पहला लिया कि t 1 से छोटा है, मतलब t इसके बीच में x से लेके x+1 के बीच। इस x से लेके x+1 के बीच में फंक्शन की टेंडेंसी कैसी है? डिक्रीजिंग है। अगर फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो इसमें वो मैक्सिमम कहाँ देगा? डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे आप लोग x को इंक्रीज करोगे वैसे से आपकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो आपके मिनिमम कहाँ मिलेगा? f ऑफ x+1 पे पर डिक्रीज हो रहा है ना, तो मिनिमम कहाँ मिलेगा? x+1 पे मिलेगा। मिनिमम कहाँ मिलेगा? f ऑफ x+1 पे मिलेगा। तो पहला फंक्शन बना मेरा f ऑफ x+1, जहां पर वो मिनिमम होगा, जहां पर वो मिनिमम होगा। और वो x की रेंज क्या होगी? आपने क्या कंसीडर किया? x से लेके x+1 किससे छोटा है? 1 से छोटा है। x+1 अगर 1 से छोटा है तो x तो ऑटोमेटिकली 1 से छोटा होगा ही ना। x+1 अगर 1 से छोटा है तो x किससे छोटा है? 0 से छोटा है। तो x 0 से छोटा है पर किससे बड़ा है? -1 से बड़ा है। तो ये आपका आया -1 से 0 की बात हुई। किसकी बात हुई? -1 से 0 की बात हुई। ये पहला है।
ये आया समझ में सबको? फिर दूसरा केस तो अगर पहला केस बन गया, अगर पहला केस समझ में तो मुझे बताइए इसका दूसरा केस क्या लूंगा मैं? क्या लूंगा बताओ जल्दी, दूसरा केस क्या लूंगा? एक्स। अरे यहाँ पर केस यहाँ बन रहे हैं, आपने लिया था एक्स कोमा एक्स प्लस वन, ये पूरा रेंज वन से छोटा था, तो दूसरा केस क्या होगा? आपके पास t इसके बीच में x से लेके x प्लस वन के बीच में है, आपको ये देखने का आपका बिहेवियर कहाँ पर चेंज हो रहा है, कहाँ पर चेंज हो रहा है बिहेवियर? वन पे चेंज हो रहा है, तो वन को लेके सारे केसेस बनेंगे, किसको लेके सारे केसेस बनेंगे? वन को लेके सारे केस बनेंगे। तो वन को लेके सारे केसेस जब बनेंगे तो मेरे पास 3 केस बन सकते हैं ना, कैसे 3 केस बन सकते हैं? पहला केस x से लेके x प्लस वन से छोटे थे, दूसरा केस 1 x और x प्लस वन के बीच में होगा, पहला केस 1 इंच से बड़ा है, दूसरा केस 1 इंच के बीच में है, तीसरा केस ये 3 केस बनेंगे। तो इस केस की बात कर रहा हूं मैं, ये तो 1 के रिस्पेक्ट में बनाओगे ना, जैसे 3 केस बनेगा। तो पहला केस हमने बना लिया था x और x प्लस वन से छोटा है, जो हमने देखा, तो उसमें हमारा मिनिमम कौन बन रहा था? को x प्लस वन। जब आप लोगों का x1 और x प्लस वन मतलब 1x और x प्लस वन के बीच होगा, तो इस नंबर लाइन पे x यहाँ होगा और x प्लस वन यहाँ पे ही होगा। यहाँ पर फंक्शन क्या था? डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पर फंक्शन क्या है? इंक्रीज हो रहा है। तो अगर यहाँ डिक्रीज हो रहा था तो यहाँ पर मिनिमम कहाँ देगा? इस वाले पार्ट में मिनिमम कहाँ देगा? 1 पे। और यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था तो मिनिमम कहाँ देगा? कहाँ देगा मिनिमम? 1 पे। तो इसका मतलब फिक्स हो गया, यहाँ पर भी 1 पे मिनिमम दे रहा है, यहाँ पर भी वो 1 पे मिनिमम दे रहा है, यहाँ पर फिक्स हो गया f(1). तब when 1 is greater than x, सॉरी x is less than 1, और अगर इसको चेक करोगे तुम x is greater than 0, 1 तो कट हो जाएगा, तो x greater than 0 but less than 1, x greater than 0 but less than 1। ये ठीक है। तीसरा केस कौन सा था? 1 इन दोनों से छोटा है, मतलब x 1 से बड़ा है तो फिर x प्लस वन तो ऑटोमेटिकली 1 से बड़ा हो ही जाएगा। तो x 1 से बड़ा है, पर उसका केस आपको बनाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि x ग्रेटर देन 1 के लिए उन्होंने अलग से ऑलरेडी एक फंक्शन दे दिया। x ग्रेटर देन 1 के लिए आपके पास अलग से फंक्शन है, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए अब मैं चेक नहीं करूंगा क्योंकि मुझे चेक ही नहीं करना है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक फंक्शन अलग से दिया है। तो ये फंक्शन बना f of x plus 1, f of 1। अच्छा, f of 1 का मतलब क्या हो जाएगा? f of 1 की अगर वैल्यू रख देता हूँ 1 माइनस 8 प्लस 0 ही होगा ना? नहीं, सॉरी 1 तो f of x का रूट था, 1 रखने पर आंसर कितना है? 23 माइनस 32 माइनस 9 ना। तो f of 1 तो हो गया माइनस 9। f of x प्लस 1, f of x प्लस 1 का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर भी x होगा वहां पर x प्लस 1 रख लोगे, तो x की जगह पर जब आप x प्लस 1 रखोगे तो f of x प्लस 1 रखने पर यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फंक्शन मिल जाएगा। तो फंक्शन नहीं बना रहा हूँ, f of x प्लस 1 का मतलब ये होगा कि जहाँ पर भी x होगा वहां पर क्या रख देंगे अपने? x प्लस 1। एक बार x प्लस 1 रख के फंक्शन बना लिया, उसके बाद तो आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ चेक करनी है? 0 पे और 1 पे। तो आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करना हो तो बताइए, इसमें कुछ है ही नहीं। पर फंक्शन बन गया फिर तो आंसर आना ही आना है, अगर फंक्शन बन गया तो। आया समझ में?
ये बना के दो फंक्शन अब तो आना चाहिए और टाइप तो बता दिए f of x 1 plus 4x minus x square है मैक्सिमम ऑफ f of t लेना है when x is between 0 to 3 and t is between x to x plus 1 और 3 to 5 के लिए मिनिमम ऑफ x plus 3 होगा टेंडेंसी कहाँ चेंज हो रही है कहाँ पर चेंज हो रही है 2 में डिफरेंशिएट किया f dash of x equal to 4 minus 2x equal to 0 आया तो x equal to 2 आ गया ठीक है x equal to 2 आ गया तो 2 पे टेंडेंसी चेंज हो रही है 2 पे जब टेंडेंसी चेंज हो तो 2 से बड़ी वैल्यू पर आंसर कैसा रहा पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है मतलब वहाँ पर डिक्रीजिंग है यहाँ पर इंक्रीजिंग ठीक है ये तो कर ही लिया होगा सबने अब मुझे बताओ कौन से 3 किया t इसके बीच में था x से लेके x plus 1 के बीच में क्या सिखाया अभी मैंने पहला केस x से लेके x plus 1 जो है वो लेस देन 2 केस 2 कहाँ पर है 2 बीच मतलब 2 x से बड़ा है बट x plus 1 से छोटा है ठीक है ये बना है तीसरा केस ये वाला ठीक है तो पहला केस जब हमने बनाया x और x plus 1 दोनों ही लेस देन 2 है दोनों ही लेस देन 2 है यही बनाया हुआ ना 3 केस तो बनाया पहले तो अब ये x से लेके x plus 1 अगर 2 से छोटा है तो यहाँ पर है आपका x और x plus 1 x यहाँ है x plus 1 यहाँ है 2 यहाँ है पहले इतने की बात करते हैं इसका फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग तो मैक्सिमम कहाँ देगा
एफ ऑफ एक्स प्लस वन पे मैक्सिमम कहाँ देगा? तो एक्स बड़ा होगा तो आंसर भी तो बढ़ेगा, तो मैक्सिमम कहाँ देगा? एफ ऑफ एक्स प्लस वन पे। एफ ऑफ एक्स प्लस वन मैक्सिमम होगा कब? रेंज सही, एफ ऑफ एक्स प्लस वन मैक्सिमम देगा। अब एक्स की रेंज भी तो ढूंढनी पड़ेगी। तो एक्स प्लस वन अगर लेस देन 2 है तो एक्स ऑटोमेटिकली किससे छोटा? 1 से छोटा। तो ये सबकी बात पे व्हेन एक्स इज लेस देन, व्हेन एक्स इज लेस देन, अच्छा एक्स इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, तो दिया था कि आपका नंबर लाइन पर 0 से बड़ा रहता है। उसके बाद ये दूसरा केस। अब दूसरा केस में एक्स यहाँ है और एक्स प्लस वन 2 से आगे यहाँ पे, और यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम कहाँ देगा? 2 पे, और 2 और एक्स प्लस वन के बीच में डिक्रीज हो रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ देगा? वापस 2 पे, तो यहाँ पर तो फिक्स हो गया एफ ऑफ एक्स की रेंज यहाँ से मिलेगा, सॉरी यहाँ से, यहाँ पर अगर इसको सोल्व करूंगा तो एक्स 2 से छोटा है और इसको सोल्व करूंगा तो एक्स 1 से बड़ा, तो एक्स 1 से बड़ा, एक्स 1 से बड़ा होगा पर 2 से छोटा होगा। ये ठीक है। लास्ट वाला एक्स और एक्स प्लस वन दोनों 2 से बड़े हैं, एक्स और एक्स प्लस वन दोनों ही 2 से बड़े हैं, एक्स और एक्स प्लस वन दोनों ही 2 से बड़े हैं, तो फिर मैक्सिमम कौन? फंक्शन डिग्री लिखे तो मैक्सिमम कौन? एफ ऑफ एक्स, क्योंकि आप एक्स को बढ़ाते जाओगे तो आपका आंसर डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मैक्सिमम कहाँ देगा? एक्स पे एफ ऑफ एक्स। ये आपका तीसरा फंक्शन। तो जब एक्स ग्रेटर देन 2 है, एक्स ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, एक्स ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, जो लेस देन 3 को ये तो दिया होगा 3 कर दिया। ये 3 केस बना, 3 केस में कौन कहाँ मैक्सिमम को पता चलता है। उसके बाद अगर इसकी बात करूंगा 3 to 5 के बीच में, 3 to 5 के बीच में आपको मिनिमम किसका चाहिए? x प्लस 3 का। तो ये तो नॉर्मल लीनियर फंक्शन है, x की रेंज 3 to 5 है तो x प्लस 3 की रेंज, x अगर 3 से 5 के बीच में तो x प्लस 5 की, x प्लस 3 की रेंज। इसको एक में मिनिमम कौन? तो इसको दिया हुआ है ना, उसमें तो कहाँ कुछ करना है। और अगर आप आपने गलती से अगर डिफरेंशिएट वगैरह कर भी लिया होता तो भी हो जाएगा ना, एक्स प्लस 3 का डिफरेंशिएट क्या आएगा? 1, तो 1 तो ऑलवेज ग्रेटर देन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो अगर इंक्रीजिंग है तो सबसे छोटी वैल्यू पे ही तो मिनिमम देगा, तो 3 पे रखोगे तो 3 पर 3 पे। करेक्ट। फिर आप लोगों ने एक बार एफ ऑफ एक्स प्लस वन और सब बना लिया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन के लिए फिर क्या करोगे? एक्स की जगह पर एक्स प्लस वन रख देंगे, एक्स की जगह पर एक्स प्लस वन रख के फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 4x और यहाँ पर माइनस 2x आएगा तो प्लस 2x, यहाँ पर कॉन्स्टेंट 4 प्लस 1 5 और ये 1 कट तो 4 और माइनस एक्स स्क्वायर, ये बना होगा। फिर 1 और 2 के बीच में एफ ऑफ 2 मतलब मैग्नीट्यूड रख देंगे ना फंक्शन में, तो 4 into 2 8 plus 1 9 9 minus 4 5, फिर 2 और 3 के बीच में f of x, तो खुद वापस 1 plus 4x minus x square, और इसमें तो 6 हो गया। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सब कहाँ चेक करोगे? 1 पे, 2 पे और 3 पे। 1 की कंटिन्यूटी के लिए 1 इसमें रख दोगे आप, 1 अगर यहाँ रख रहे हो तो आंसर कितना आ रहा है? 4 plus 2 6 6 minus 1 5, और ग्रेटर देन 1 में भी आंसर क्या है? 5। आर एस एल इक्वल टू एल एस एल इक्वल टू एफ ऑफ 1 आगे फंक्शन कंटिन्यूस तो है 1 पे, राइट। अगर 1 पे कंटिन्यूस तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगा, उसके लिए आप क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन 2 minus 2x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। इसका अगर आपने x को 1 रखा तो 2 minus 2 0 0 इक्वल टू 0, आर एस इक्वल टू, तो 2 1 पे डिफरेंशिएबल है। 2 की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, लेस देन 2 में 5 आ रहा है
ग्रेटर देन 2 में 2 अगर यहाँ रखा तो 4 to the 8, 8 plus 1, 9, 9 minus 4, 5, तो कंटिन्यूस तो है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इसका डिफरेंशिएट 0, इसका डिफरेंशिएशन 4 minus 2x, अगर एक पे 2 रखा तो 4 minus 4, 0, 2 पे भी डिफरेंशिएबल आ गया। अब बचा कौन? 3 की कंटिन्यूटी, लेस देन 3 जब यहाँ रखूंगा तो 4 3 जा 12, 12 plus 1, 13, 13 minus 9, 13 minus 9, 4 और यहाँ पर 6 आ रहा है, तो 3 पे तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। जब कंटिन्यूस ही नहीं है तो वहां पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पर? 3 पे। तो सही है, फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस एक्सेप्ट x इक्वल टू 3। तो इस तरह से अगर ये इस तरह की क्वेश्चंस में सबसे इससे तो क्या आपको गलत क्या वेरिएबल दे सबसे ज्यादा है, तो आपके कुछ केसेस बना लेने का और आराम से हो जाएगा। वो भी केसेस कब बनाना पड़ेगा? जब दोनों तरफ वेरिएबल, अगर एक तरफ वेरिएबल और एक तरफ कोई कांस्टेंट तो इसकी जरूरत ही नहीं, तो जो हमने आगे किया उसी तरह। क्लियर? मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेविन थ्योरम जो हो सकता है, सबने उसको पूछना है तो सब कुछ मैंने कंसेप्चुअली आपको बता दिया है। अब आप लोगों को कार्य करके भी आना था, मुझे बताओ जो करके है वो उसमें डाउट। कौन सी रही? देखो ना 108 का लिमिट का क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ax स्क्वायर इंटू e रेज़ टू x माइनस d log ऑफ 1 प्लस x प्लस cx इंटू e रेज़ टू माइनस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू sin x का आंसर अगर 1 के इक्वल है तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या होगा? इनका आंसर 1 दिया हुआ है तो वो क्या देना था, वो क्या बोल रहे हैं आपको? लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? जब इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, राइट? x को 0 रखना तो नीचे तो 0 आ रहा है, ऊपर भी क्या आना चाहिए? अगर x को 0 रखा तो ये 0 हुआ, x को अगर 0 रखा तो ये भी 0 हुआ, x को 0 रखा तो ये भी 0 होगा। ये तो ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, तो आप एलोसोलिड के हिसाब से डिफरेंशिएट कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंशिएट सबसे ज्यादा इजी पड़ेगा, या तो सीरीज ज्यादा इजी पड़ेगा, बट सीरीज में 3 सीरीज रखनी पड़ेगी, उससे बेटर है कि डिफरेंशिएट कर ले। और डिफरेंशिएट करने से पहले एक बार ये इसको हटा लो, x से डिवाइड और x से लिमिट लगाने पर इसका आंसर 1, एटलीस्ट प्रोडक्ट रूल तो ना लगाना पड़े, है ना? अब अगर इसका डिफरेंशिएट करोगे, या तो फिर एक काम ये भी कर सकते हो आप, लगाना पड़ेगा डायरेक्टली, कुछ काम नहीं हो रहा है प्रॉपर्टी। अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन के लिए प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ये कांस्टेंट x स्क्वायर e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का 2x, x स्क्वायर का 2x, छोड़ो डिफरेंशिएशन। मुझे लग रहा है कि डिफरेंशिएट में कम से कम 2 बार का डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा आपको, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो टर्म्स बढ़ेंगे, उसके बाद सीरीज लगा e रेज़ टू x की सीरीज बताओ। x रेज़ टू 0 by 0 फैक्टर प्लस x रेज़ टू 1 by x स्क्वायर by
कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट log 1 plus x की सीरीज बताओ। x raised to 1 by 1 minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x raised to 4 by 4। अब सीरीज याद होनी हो गई इसकी सबकी। 3x into e raised to minus x, e raised to minus x और e raised to x में तो क्या फर्क होगा? जहाँ पर x होगा वहाँ पर माइनस x रख दूंगा, तो माइनस x raised to 0 by 0 फैक्टोरियल प्लस माइनस x raised to 1 by 1 फैक्टोरियल माइनस x raised to 2 by 2 फैक्टोरियल। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। और डिवाइड में कौन है? अब मुझे बताओ इसका एग्जिस्टेंस कब होगा? क्योंकि है वो तो कंफर्म है, आंसर दिया होगा। कब एग्जिस्टेंस को? आपके हिसाब से एग्जिस्टेंस कब होगा? जब वो तो बन गया इंटीग्रेट फॉर्म तो है ही, अब वो मत होगा, इंटीग्रेट फॉर्म तो हो ही गया है। अब ये एग्जिस्ट कब करता होगा? कब करता होगा? नीचे का एक्स क्यूब कैंसिल हो जाता होगा, तभी तो लिमिट पुट कर पाते होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स क्यूब कैंसिल तो सब होगा ना, ऊपर से जब एक्स क्यूब कॉमन निकले, एक्स क्यूब कॉमन निकलने वो कॉमन कब निकलेगा? जब वो उसका मिनिमम पावर होगा। इसका क्या मतलब हुआ? एक्स क्यूब से कम पावर वाले जितने भी टर्म है वो होने नहीं चाहिए, वो सारे जीरो। तो एक्स क्यूब के छोटे पावर वाले टर्म, एक्स क्यूब से छोटे पावर वाले टर्म यहाँ पर दिख रहा है, ये वन है ना, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर का पोजीशन क्या है? ए। फिर एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर है ना। ये जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस सी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का पोजीशन माइनस सी। फिर एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? माइनस माइनस प्लस डी बाई 2। इसको सबसे पहले तो 0 होना। फिर x वाला टर्म, x कहाँ पर है? अच्छा इसमें तो x होगा ही क्योंकि x स्क्वायर से चल होगा। x यहाँ दिख रहा है माइनस बी, और x कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, ये वाला है ना। तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा? प्लस सी और माइनस बी, तो सी माइनस डी को भी 0 होना पड़ेगा। जब मैंने इनको 0 ले लिया, इसमें एक्स स्क्वायर के कम, एक्स स्क्वायर वाले एक्स क्यूब से कम पावर वाले सारे टर्म 0 ले लिए। अब एक्स क्यूब कहाँ से कॉमन निकलेगा? एक्स क्यूब कहाँ से कॉमन निकलेगा? ये टर्म गया ना, मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ क्योंकि इनको मैंने 0 ले लिया। ये मेरा 0 हो चुका है, ये मेरा 0 हो चुका है, ये मेरा 0 हो चुका है, ये मेरा 0 हो चुका है। अब यहाँ पर लोवेस्ट पावर कितना है? एक्स। यहाँ पर लोवेस्ट पावर कितना है? एक्स। वो एक्स जब बाहर निकलेगा तो एक्स क्यूब होगा, यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ पर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। तो सब में से क्या कॉमन निकलेगा? वो एक्स क्यूब इस एक्स क्यूब को कैंसिल करेगा। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कौन कौन था? ए, फिर माइनस बी बाई 3, फिर प्लस सी बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2। ये सारे एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट है। उसके बाद जो बचे होंगे सब एक्स रेज़ टू 4 और वो सारे टर्म होंगे। तो उसमें से अगर एक्स क्यूब कॉमन ले भी लिया होगा तो भी एक्स तो रहा ही होगा, और उसमें जब आपने 0 रखा होगा तो सारे टर्म, और इसका आंसर इक्वल टू 1 दिया होगा। एक्स क्यूब कॉमन निकलने के बाद इसका आंसर ये बचेगा, आपका लिमिट का आंसर जो कितना दिया हुआ आंसर 1। कितना रिलेशन आ गया? 3। और कितना अननोन है? सोल्व कर लो, एबीसी मिल जाएगा, एबीसी आप ए लोग करते तो भी हो जाता, पर मुझे अगर जल्दी हो जाएगी। फिर इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है, 4 में से भी नहीं, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, पर हमारा डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, पर आंसर पीछे डी नहीं है।
देखो ना 106 इस पर चेक कर लेते हैं। 106 में आप लोग को मॉड साइन एक्स दिया हुआ है ना, क्वेश्चन क्या हुआ है, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 e रेज़ टू पावर 4 sin x माइनस 2 टाइम मॉड ऑफ साइन एक्स। तो 2 टाइम अगर मॉड ऑफ साइन एक्स है तो आपको एक टेंडिंग टू 0 तो 0 प्लस तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव, तो मॉड की जरूरत नहीं है। कौन सा फॉर्म है, 0 रखा तो sin 0 0 e रेज़ टू 0 1 sin 0 0 1 और 1 कट, तो 0/0 का फॉर्म हो गया। डिफरेंशिएट कर लेते हैं, e रेज़ टू 4 sin x का डिफरेंशिएशन है ना, एनोप्लिस तो e रेज़ टू 4 sin x into 4 cos x 2 sin x का 2 cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का 2x, x स्क्वायर का 2x। अब यहाँ से क्या कॉमन है, 2 cos x क्योंकि आप देखोगे तो ये 2 कॉमन निकल के कैंसिल करवा दो, अगर मैं यहाँ पर 2 बचेगा। अब एक को 0 रखो, एक को 0 रखोगे तो e रेज़ टू 0 1 cos 0 भी 1 तो इंटू 2 बचेगा, और यहाँ पर अगर x को 0 का तो cos 0 1 तो 1 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 1 1 और डिवाइड बाय 0, तो फिर ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, दिया क्या डी दिया है ना। अगर एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद पहला तो 0/0 का फॉर्म बना और उसके बाद फिर 0/0 का फॉर्म बन ही नहीं रहा, फिर ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। फिर 109 तो क्या है, तो इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लो ना, क्वेश्चन में करेक्शन है 106 में e रेज़ टू पावर 2 मॉड साइन एक्स, वो पावर जो है ना 4 sin x उसको चेंज कर लो, e रेज़ टू पावर 2 मॉड साइन एक्स, बाकी सब ठीक है। तब डी आंसर हो जाता होगा, इसे डी दिया होगा। ये 4 की जगह पर अगर ये 2 होता तो फिर वो 2 कॉमन निकल भी जाता तो 1 माइनस 1 0/0 का फॉर्म भी बन जाता। तो वो क्वेश्चन में करेक्शन है, वो एक बार फिर वापस अपने कौन सा बताए 109 में भी आंसर में
देखो ना 109 में क्या देगा, f दिया हुआ if f is continuous everywhere in R and n is the number of points where f is not differentiable. n is the number of points where f is not differentiable, then n plus f plus b plus c. तो f continuous अगर दिया हुआ है तो less than 0 और greater than 0 पे सेम आंसर आना चाहिए, less than 1 और greater than 1 पे सेम आंसर। तो 1 के लिए पहले चेक करके 1 रखोगे तो यहाँ पर क्या देगा c plus 3 और सामने क्या देगा 3, तो c 0 आया होगा। ओके c 0 आ गया। अब अगर 0 पे भी अगर फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो 0 रखूंगा तो आंसर 2, इसमें अगर 0 रखोगे तो आपको पता है कि 0 के लिए फिर आप लोगों का लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस a माइनस b cos 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, इसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, वो भी आंसर क्या आना चाहिए था 0। अगर मैं x को 0 रख रहा हूं तो नीचे क्या है 0, और अगर मैं x को ऊपर 0 रख रहा हूं तो आंसर क्या है 401 होता है। तो ऊपर क्या है a माइनस b, जबकि उसको 0/0 का फॉर्म बनना चाहिए, तो a माइनस b के पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ही नहीं है, क्या होना पड़ेगा 0, राइट। अब मैंने ऊपर 0 मान लिया तो डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट करूंगा तो a का डिफरेंशिएट 0, cos 2x का डिफरेंशिएट माइनस sin 2x इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2b sin 2x और x स्क्वायर का प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो sin 2x by 2x की वैल्यू 1 ना, तो फिर क्या बचेगा 2b, तो 2 इक्वल टू 2b, तो b इक्वल टू 1 और a और b सेम है, तो a 1 है b 1 है और c 0 है, ठीक है। तो और उनको m प्लस a प्लस b प्लस c क्या a प्लस b प्लस c तो आ गया। और फिर क्या पूछा m क्या दिया, और m इज द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल। आपका पूरा फंक्शन क्या हो गया जब a b c मिल चुका है, तो a1 b1 तो 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय x स्क्वायर, 1 माइनस cos 2x की फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x और 2 sin स्क्वायर x डिवाइड बाय x स्क्वायर। ये कब की बात हुई व्हेन x इज लेस देन 0, c को 0 रखने ये क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 2 और ये 2x प्लस 1। पहले 1 की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। 1 की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x, इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो 2, x को 1 रखा तो इसका भी आंसर 2 आया, तो 2 इक्वल टू 2, तो इसका LHD इक्वल टू RHD है, तो वहां का फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसकी अगर बात करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू sin square x by x square का अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें RHD तो डायरेक्टली चलो पता चल ही रहा है 2 आंसर आएगा। RHD का आंसर ग्रेटर देन 0 में तो डायरेक्टली आंसर सॉरी 0 आंसर आएगा, 0 रखूंगा तो आंसर 0 आएगा। तो LHD RHD कितना है 0। अब LHD अगर चेक करना तो या तो आप इसका फिर डिफरेंशिएट कर लो डिवीजन रूल से और फिर वो चेक करो, या तो फिर LHD की फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय x माइनस 0, f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x तो कौन सा फंक्शन है 2 टाइम्स sin स्क्वायर x बाय x स्क्वायर, f ऑफ 0 का आंसर f ऑफ 0 का आंसर 0 नहीं 0 का आंसर 2 इक्वल टू 0 के लिए तो 0 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये माइनस 2 डिवाइडेड बाय x, ये ठीक है। क्या होगा फिर आगे देखोगे तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 माइनस 2 कॉमन है तो बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट भी है बाहर ले लिया, sin स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर बाय x क्यूब, sin स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर बाय x क्यूब कौन सा फॉर्म है 0/0। एलोप्रे लगा लेते हैं या तो सीरीज लगा लेते, खुद भी कर लो, एलोप्रे लगा लेते हैं sin स्क्वायर x का 2 sin x cos x, 2 sin x cos x मतलब sin 2x x स्क्वायर का 2x x क्यूब का 3x, वापस 0/0 आए, वापस डिफरेंशिएट sin 2x का 2 cos 2x का 2 3x स्क्वायर का 6x, वापस 0/0 401 होता है, वापस डिफरेंशिएट करोगे
cos 2x का माइनस sin 2x इंटू 2 तो माइनस 4 sin 2x, 2 का 0, 6x का 6 और इंटू में 2 था ऑलरेडी और लिमिट x टेंडिंग टू 0 आपको लगा सकता हूँ। अब इसको 0 को तो sin 0 की वैल्यू 0, इसका इसमें भी आप लोगों का RSD भी 0 था है ना, इसमें 0 का तो ये भी 0 है तो और LSD भी 0 है, तो मतलब ये फंक्शन हर जगह पर डिफरेंशिएबल है। उन्होंने बोला था एम जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, एम 0 है, एम 0 है, ए आपका 1 है, बी भी आपका 1 है और सी कितना है था 0, तो आपका आंसर 2 आता है। 109 का आंसर कितना 2 है, तो आप लोगों ने कहीं मिस्टेक किया होगा। तो ये 123 थोड़ा लेंदी है, बट है वही वेरिएबल टू वेरिएबल का फॉर्म है। प्रॉपर्टी लगा लो, देखो ना 123 वाला क्वेश्चन, 123 वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा बिकॉज बहुत सारे वेरिएबल मतलब बहुत सारे टर्म एक साथ दे रखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट e अपॉन 1 माइनस e इंटू 1 बाई e माइनस x अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू पावर x और इसका आंसर अल्फा दिया हुआ, इसका आंसर अल्फा दिया हुआ। अब अगर इसमें अगर x को अगर आपने इनफाइनाइट रखा, मतलब पहले तो वेरिएबल है टू वेरिएबल है, तो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आप क्या करोगे, +1 और -1 है ना। प्रॉपर्टी की सबसे फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए आपके पास, +1 होना चाहिए, तो +1 और -1 तो e अपॉन 1 माइनस e इंटू में 1 बाई e माइनस, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे यहाँ पर तो क्या होगा, ये e और ये e कैंसिल, क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस e माइनस ex अपॉन 1 माइनस e इंटू 1 प्लस x, +1 किया तो सामने -1 भी किया होगा। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई, 1 प्लस x से, तो क्या बचा 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ पर 1 प्लस x से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1 प्लस x माइनस ex डिवाइडेड बाय 1 माइनस e इंटू 1 प्लस x, ये अलग से -1 है। अब वापस एलसीएम लोगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस x माइनस ex, इस पर इसका प्रोडक्ट देगा ना यहाँ पर, तो क्या बना होगा 1 प्लस x माइनस e माइनस ex, तो दोनों कैंसिल हो रहा है। क्या कर कैंसिल होगा, 1 कट हुआ, x कट हुआ, ex भी कट हुआ, तो बचा क्या e। अब अगर क्वेश्चन अगर ऐसे ही डायरेक्टली दे देते तो आप कर लिए होते, बस वो एक साथ वो 2-3 टर्म उन्होंने अलग अलग करके दिया था। अब आपको पता है कि प्रॉपर्टी के हिसाब से आप जब लिमिट अप्लाई करते हो ये वाला टर्म 0 बनना चाहिए, ये होता है प्रॉपर्टी का रूल, तो 0 बनेगा ही क्योंकि इसको इनफाइनाइट रखा तो समथिंग बाय इनफाइनाइट 0, अगर वो 0 बना तो प्रॉपर्टी के साथ इसी का रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, तो मैं 1 माइनस e इंटू 1 प्लस x अपॉन e से डिवाइड करूंगा तो सामने उसी से मुझे अब मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और इंटू में ऑलरेडी एक x दिया हुआ है। इसका आंसर लिमिट लगाने के बाद, इसका आंसर लिमिट लगाने के बाद e, तो e के पावर में लिमिट ऑफ x टेंड्स टू अल्फा e अपॉन 1 माइनस e तो कांस्टेंट है,
यहाँ पर आप x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लोगे, इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट लिमिट है तो क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड, तो क्या हो गया होगा 1/1/x प्लस 1, x को इनफाइनाइट रखा होगा तो 1/इनफाइनाइट 0, तो क्या बच गया e के पावर में e रेज़ टू पावर e अपॉन 1 माइनस e के पावर में e रेज़ टू पावर e अपॉन 1 माइनस e। मेरा आंसर है जिसको उन लोगों ने क्या नाम दिया होगा, अल्फा। आपका अल्फा ये है। अब उन्होंने अल्फा नहीं पूछा है, ऑब्वियसली कि ऐसा अजीब सा आंसर देंगे नहीं वो, तो उन्होंने पूछा है log अल्फा बाय 1 प्लस log अल्फा क्या होगा। अल्फा अगर मेरा e रेज़ टू पावर e अपॉन 1 माइनस e है, और अगर मुझे log अल्फा चाहिए तो मैं दोनों तरफ जब log अप्लाई करूंगा तो मेरा पावर नीचे आएगा, e अपॉन 1 माइनस e नीचे है, log का बेस क्या रखा होगा e, तो log e ऑफ e की वैल्यू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई log अल्फा माइनस e log अल्फा इक्वल टू e, इसको उस तरफ शिफ्ट कर लो तो इस पर इससे क्या कॉमन e क्या बचेगा अंदर 1 प्लस log अल्फा इक्वल टू log अल्फा, ये डिवाइड में जाएगा तो log अल्फा बाय 1 प्लस log अल्फा की वैल्यू कितना हो गया e, वही पूछा है log अल्फा बाय 1 प्लस log अल्फा क्या होगा e दिया। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आपको इंडायरेक्टली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फाइंड करना है, फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है तो में लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 tan of tan x minus sin of sin x divided by tan x minus sin x। tan of tan x minus sin of sin x divided by tan x minus sin x। दो ऑप्शन है इसको करने का, tan और sin की सीरीज लगा लो, जब इस tan की सीरीज लगाओगे तो इसमें वेरिएबल फिर tan x माना जाएगा और इसकी लगाओगे तो वेरिएबल sin x माना जाएगा। ये कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली आप लोग दो बार करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। tan ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन, tan ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन बोलो जल्दी, sec स्क्वायर ऑफ tan x इनटू sec स्क्वायर, sin ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन cos ऑफ sin x into cos x divided by tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x sin x का cos x। अभी भी देखोगे तो 0/0 का फॉर्म तो है ना, sec 0 1 हो जाएगा, यहाँ पर cos 0 1 हो जाएगा और नीचे भी 1 - 1 0 आ रहा है, तो वापस डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पर वापस डिफरेंशिएट करने जाओगे तो प्रोडक्ट रूल वगैरह लगाना पड़ेगा आप लोगों को।
ओके, देखो ना ये एलोफ्रेंस से बहुत लंबा पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट कर लिया अभी भी 0/0 का फॉर्म बना, एक आध बार और करके भी काम हो जाता तो चल जाता, पर क्योंकि वापस जब डिफरेंशिएट करोगे तो सेक पर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा 2 sec x into sec x tan x, तो 2 sec x into sec x tan x मतलब 2 sec square x tan x और cos x का माइनस sin x, तो नीचे क्या है 2 sec square x into tan x plus sin x, तो उसमें वापस इसको 0 को, तो tan 0 भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, वापस 0 बनेगा। अब उसका वापस डिफरेंशिएट तो मुझे 3 बार तो मिनिमम दिख ही रहा है अभी से, तो फिर वो लंबा ही पड़ेगा और ऊपर भी नंबर ऑफ टर्म्स प्रोडक्ट और बढ़ते ही जाएंगे, तो उससे बेटर है कि डायरेक्टली सीरीज रखो। सीरीज रख के जैसे सीरीज रखा वो मैं समझा देता हूँ, वो आंसर आ गया। तो जब सीरीज रखोगे तो क्या होगा आप लोगों का tan of tan x की सीरीज, tan x की सीरीज तो बताइए है ना, बस x की जगह पर tan x की सीरीज क्या होती है वैसे, क्या होता है x plus x cube by 3 plus 2/15, तीन का भी तो याद रखना है। sin x की सीरीज से पैटर्न ही होता है सारे ही, ऑड पावर x raised to 1/1 factorial x cube by 3 factorial x raised to 5 by कहाँ तक ये आपकी tan x की सीरीज है, तो tan of tan x की सीरीज क्या होगी, जहां पर भी x होगा वहां पर tan x रख दूंगा, sin of sin x की सीरीज क्या होगी, जहां पर भी x होगा वहां पर sin x रख दूंगा, तो ऐसा बनेगा। नीचे tan x की सीरीज sin x की सीरीज, तो दोनों में से क्या कैंसिल, x कैंसिल, दोनों में से क्या कैंसिल हो जाएगा, ये x और ये x कट हो जाएगा। अब मिनिमम पावर क्या बचेगा x क्यूब, मिनिमम पावर क्या बचेगा x क्यूब, और ऊपर जो x क्यूब से कम पावर वाला पार्ट होंगे ना वो आपके लिए कैंसिल है। वैसे कौन से टर्म होंगे tan x माइनस sin x, tan x माइनस sin x डिवाइडेड बाय, वो पूरी तरह से अलग अलग कर दिया, मतलब बेसिकली tan x माइनस sin x, मैंने क्या किया फिर आपको वापस करके देख लीजिएगा, tan x माइनस sin x और ये सीरीज को साथ में ले लिया, अलग अलग तो कर ही सकता हूँ ना, tan x माइनस sin x में जब इसको साथ में लोगे तो कॉमन क्या था x क्यूब, कॉमन क्या था x क्यूब, और बाकी आपके पास ब्रैकेट में बहुत सारे टर्म और भी होंगे है ना, x क्यूब कॉमन लेने के बाद भी तो यहाँ पर टर्म होंगे, यहाँ पर भी टर्म होंगे। वापस जब मैं tan x माइनस sin x की सीरीज रख रहा हूँ, tan x माइनस sin x की सीरीज रख रहा हूँ, तो x कट हो गया होगा, तो ऊपर से क्या कॉमन निकला होगा x क्यूब, वो x क्यूब और नीचे का x क्यूब कैंसिल हो गया। अगर बाकी सब में तो अब x को डायरेक्टली इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास बचना ही क्या वाला है 1/1/3, ये 1/, बचा होगा, इसे तो डिवाइड में है ना, तो 1/1/3 प्लस 1/6 बचा होगा, जिसका आंसर 1/2 आएगा, तो 1/1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, वो 2 हो गया। यहाँ तक समझ आया। अब बाकी आप बोलोगे सर बाकी के टर्म ये सब का किया आपने, tan क्यूब x और वो सारे टर्म का,
तो वो सब में तो क्या हुआ होगा, उसमें तो डायरेक्टली आप पुट करोगे तो जीरो ही हो गया होगा, उसका तो कैंसिल ही नहीं है आपको। इसमें सीरीज लगा लो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लो, फिर अब डाउट मुझे पूछते रहना, क्योंकि मैंने करवा दिया है। तो आप लोग अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग सब लोग एनसीईआरटी साथ में लेके आइएगा।
दो कंट्रोलर को कनेक्ट करिए ना, ऐसे कनेक्ट कर दिया कि दूसरा दबाएगा उसको भी साथ में मिली सेकंड का डिफरेंस होता है ना, उसको कनेक्ट करके बहुत सारा ये